जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। इस केमिस्ट्री में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में इसको उप सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है या संकर यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, हम लोग उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं, है ना, आज का ये नया चैप्टर जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक या संकर यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, और कितने तरह के होते हैं, ये जो भी है इसमें आते चले जाएंगे, जो भी इसके पॉइंट्स हैं सब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक, तो जो उप सहसंयोजक यौगिक हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ये उप सहसंयोजक यौगिक या फिर जो संक्रमण तत्व हैं, जो संक्रमण तत्व हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। ठीक है, हालांकि अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो पीरियोडिक टेबल का भी आप लोगों को वीडियो बना ही देता मैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक, जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को 4 ब्लॉक्स में रखे गए हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो संक्रमण तत्व हैं उनको डी ब्लॉक में रखा गया है। संक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संयोजकता जो है परिवर्तित होती रहती है, इनकी बैलेंसी ये वेरिएबल होती है, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। हालांकि इस पर बाद में बात किया जाएगा, फिलहाल हम देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, है ना, दोज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं मान लीजिए आपके बॉडी में हमारे शरीर में जो एनिमल है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो लगभग हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल डाइज हैं, है ना, या फिर जो मेडिसिन हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं, है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में भी है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में भी है। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है संक्रमण ये उप सहसंयोजक यौगिकों का। अब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है तो जो ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, उनमें, है ना, उनके सेल्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक है हीमोग्लोबिन। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिसके द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी का उपयोग करके, और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, वाटर लेकर के ग्राउंड से, ठीक है, तो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उनमें फूड प्रिपेयर करने के लिए उनमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो जो क्लोरोफिल है ना, जो क्लोरोफिल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कि मैग्नीशियम होता है। ठीक, और ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, जिसमें कि हीम प्रोटीन आपस में जुड़ करके हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लगभग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, और हर जगह मिल भी जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, हालांकि इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम साल्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम साल्ट के बारे में पहले जान लेते हैं, एक ब्रीफ थोड़ा सा जानकारी देते हैं आप लोगों को कि साल्ट, है ना, यानी कि
जो लवण है, ठीक है, वो कितने तरह का होता है? साल्ट होता है बेसिकली 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल साल्ट, ठीक, दूसरा होता है डबल साल्ट, ठीक, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। ये 3 तरह के साल्ट होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सरल लवण, ठीक, और डबल साल्ट इसको हिंदी में वीक लवण कहते हैं, ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कि हिंदी में इसको संकर लवण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको संकर लवण कहते हैं। क्या बात जानते हैं इसको। और ये सिंपल साल्ट क्या होते हैं कि जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाया जाता है तो सिंपल साल्ट और वाटर बनता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं जब न्यूट्रलाइजेशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उदासीनीकरण प्रक्रिया में जब किसी एसिड को किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है तो सामान्य लवण और पानी बनता है। जैसे अब मान लीजिए कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, ठीक है, HCl के साथ, तो ये क्या दे देगा? NaCl और पानी बनता है, ठीक। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने H2SO4 के साथ मिलाया, ये एसिड है, ठीक है, ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक, और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये साल्ट है, ठीक, ये सब क्या है? साल्ट है, सिंपल साल्ट है और वाटर है, ठीक। तो ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं? सिंपल साल्ट कहते हैं, ठीक। अच्छा, यानी कि सरल लवण कहते हैं। ये सरल लवण भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जब आप बताएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक। ये नॉर्मल साल्ट, ठीक, सामान्य लवण, ठीक है, एसिडिक साल्ट, ठीक, अम्लीय लवण, ठीक, और बेसिक साल्ट, ठीक, ये क्षारीय लवण। समझ में आ रहा है? तो ये 3 तरह के होते हैं सिंपल साल्ट्स, ठीक है। जैसे आपका ये NaCl हो गया, ठीक है, CaSO4 हो गया, ठीक, ये सब क्या है? सिंपल साल्ट है, एसिडिक साल्ट में, ठीक। ये मान लीजिए NH4Cl, ठीक है, एसिडिक साल्ट है, ठीक। बेसिक साल्ट में Ca, मान लीजिए कि CH3COO ट्वाइस Ca, ठीक, कैल्शियम एसिटेट, ये हाईली बेसिक साल्ट है, ठीक है। ये सब ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब जरा देखिए कि ये वीक साल्ट क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं इस क्वांटेशन कंपाउंड से संबंधित, मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये द्विक लवण क्या होता है? एक डबल साल्ट, ठीक है, इसको पहले तो परिभाषित कर देते हैं आपको। दोज एडिशन molecular or addition compounds, which
exist only in solid state but dissociate into their constituent ions in aqueous solution are called डबल सॉल्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा लवण जो ऐसा आणविक या संयोजन यौगिक कर सकते हैं, जो अपना अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं, लेकिन जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे लवण को द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा लवण जो अपना अस्तित्व केवल सॉलिड स्टेट में ही बनाए रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनका अस्तित्व, ये द्विक लवण तभी तक द्विक लवण है जब तक वो ठोस अवस्था में, ज्यों ही उसको जल में डुबाते हैं या जल में डिजॉल्व करते हैं तो वो फिर अपने उन्हीं आयनों में टूट जाते हैं, अपने उन्हीं आयंस में टूट जाते हैं जिन आयनों से वो साल्ट, वो लवण बना हुआ है। ठीक है, जैसे में देखिए ये इसको कहा जाता है मोर साल्ट। ठीक, मोर लवण, ठीक, इसको मोर लवण कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी फिटकरियां हैं, ठीक है ना, K2SO4, Al2, SO4 thrice 24H2, ये सब क्या है, फिटकरी है, पोटास एलम। ठीक है ना, ये फिटकरियां, ये सब क्या है, द्विक लवण है। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं कि एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब अलग अलग साल्ट्स को, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए तो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये द्विक लवण कैसे बनते हैं, ठीक है ना, द्विक लवण कैसे बनते हैं। ठीक, जैसा कि बताया मैंने कि फेरस सल्फेट, ठीक, और अमोनियम सल्फेट, ठीक, को एक निश्चित मात्रा में जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और डिजॉल्व करने के बाद जब उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तब ये मोर साल्ट बनता है। ठीक है ना, ये द्विक लवण है। ठीक, द्विक लवण है। ठीक, तो अब जब ये द्विक लवण बनता है, यानी कि दो लवण से
ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक साल्ट को जब एक निश्चित मात्रा में, है ना, उनको जब आपस में मिला करके वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक, और उसका क्रिस्टलन किया जाता है, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, तब ये जाकर के वीक रॉड बनते हैं। और अभी आपने देखा कि जब इस साल्ट को, और ये अपना अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही बने रहते हैं, ठीक, जब तक ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, तब तक ये डबल साल्ट है। लेकिन जब ही इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक, ये क्या करते हैं, अपने आयंस पे टूट जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो बने होते हैं। अब जरा देखिए कि ये FeSO4, NH4 ट्वाइस SO4 6H2, ठीक, इसको जब ही आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, है ना, या आपको सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो पैरासाइन, ठीक, अमोनियम आयन और 2SO4 6H2, ठीक है ना, ये अपने आयंस हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, जिनसे कि वो साल्ट बना होता है उसमें टूट जाते हैं, फिर उनका अस्तित्व नहीं रह जाता, वो डबल साल्ट नहीं रह जाते, वो बल्कि आयनिक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे साल्ट को क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं, ठीक। अब जरा देखिए ये कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट ही आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट या यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक होता है, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। दोज मॉलिक्यूलर आर addition compounds which retain their existence in solid as well as in liquid state are called coordination salt or complex salt, ठीक है, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लीजिए चाहे कॉम्प्लेक्स साल्ट कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको लिखा जाए तो ऐसा एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना, यानी कि योगात्मक यौगिक जिसका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में बना रहता है। संकर लवण या संकर यौगिक कहे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि संकर यौगिकों को जल में घोलने पर संकर आयन बनते हैं, ठीक है।
जो पुनः अपने आयनों में नहीं वियोजित होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये ऐसा यौगिक होता है, ऐसा कंपाउंड होता है ना, जो कि दो या दो सिंपल साल्ट से मिलकर बना होता है। यही सिंपल साल्ट से ही मिलकर के बना होता है, दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट से, सरल लवण से मिलकर के बना होता है। और उनको जब एक निश्चित मात्रा में, है ना, उनकी निश्चित मात्रा में जब आपस में मिला करके उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर संकर यौगिक बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं उसके। ठीक है, और इनका अस्तित्व, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका अस्तित्व जो है ठोस और विलयन इन दोनों अवस्थाओं में बना रहता है, यानी कि लिक्विड और ये सॉलिड स्टेट दोनों स्टेट में अपना ये अस्तित्व बनाए रहते हैं, एक्सिस्टेंस अपना बनाए रहते हैं। ठीक है ना, और अगर इनको कभी जलमेट अगर डिजॉल्व किया जाए, अगर किसी वाटर में लिक्विड सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व किया जाए, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते हैं। ठीक है ना, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इनटू वाटर। ठीक है, तो अब वो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, संकर यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे अब जरा देखिए कि मान लीजिए कि निकेल साइनाइड है NaCN2, ठीक, और 2KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक, ये दोनों सिंपल साल्ट्स हैं। इनको जब आपस में मिला करके क्रिस्टलाइज किया जाता है तो बनता है K2NiCN4। इसको कहा जाता है, इसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। ठीक है ना, अब ये कैसे नामकरण इसका किया जाता है वो भी हम आपको आगे आगे की क्लासेस में बताएंगे। ठीक है ना, ठीक वैसे ही आप मान लीजिए कि फेरस सल्फेट है, ठीक है, और पोटेशियम साइनाइड है। ठीक है ना, अब ये बनेगा आपका फेरस साइनाइड, ठीक, और ठीक है, हाँ सॉरी देखिए भूल गया था, कर गया था। ठीक, तो ये फेरस सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, इनको जब आपस में मिलाएंगे तो आपको क्या दे देगा, K2SO4 प्लस ये आपको दे देगा फेरस साइनाइड। ठीक, ये फेरस साइनाइड। अब इस फेरस साइनाइड को, निश्चित मात्रा को, ठीक, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है आपका K4Fe(CN6), यानी कि इसको कहा जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका टेट्रा पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड और टेट्रा हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। ठीक है, इसका नाम है, इसका नामकरण करना हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल आप इसको जानिए, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है ना, या कोऑर्डिनेशन साल्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, संकर लवण भी कह सकते हैं इसको। अब जरा देखिए कि इसका एक प्रॉपर्टी है कि जब इसको जल में घोला जाता है ना, जल में डिजॉल्व किया जाता है, तो ये क्या करता है कि ये अपने संकर आयन में टूटता है। ठीक है, कैसे, अभी जैसे आपने देखा K2NiCN4
4 पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। ठीक, जब इसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये 2K प्लस प्लस NiCN4, ठीक है ना, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट है ना, ये टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड में ये टूट जाता है, ये संकर आयन है। ठीक, अब ये अगर आप जैसे आपने ब्लू कलर में देखा कि इसको भी निकिल आयन में, ठीक, और साइनाइड आयन में टूट जाना चाहिए था, ड्यूरेट हो जाना चाहिए था, डिसोसिएट हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो अपना अस्तित्व ठोस और द्रव अवस्था सॉल्यूशन यानी कि विलीन दोनों में बनाए रखते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि वे योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड विच रिटेन, जो अपना अस्तित्व सॉल्यूशन यानी कि विलयन और ठोस दोनों में बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब जरा देखिए इसको फेरोसाइनाइड को, FeCN6, ठीक, ये डिसोसिएट होगा तो 4K प्लस प्लस FeCN6, ठीक, वो माइनस, यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड में ये डिसोसिएट होगा और पोटेशियम आयन में। ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है ना, और इस भाग को, ठीक है, आयनिक स्फीयर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है ना, आयनिक भाग जो डिसोसिएट होता है और संकर भाग, है ना, जो कि वियोजित नहीं होता है। आगे हम बताएंगे आप लोगों को जब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बताएंगे तो उस पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें, और भी बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जैसे इसमें लाइगेंड्स, हालांकि ये जो साइनाइड 6 साइनाइड आयन देख रहे हैं, साइनाइड देख रहे हैं, इनको लाइगेंड्स कहा जाता है और इसको सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये साइनाइड आयन या फिर यहाँ पे साइनाइड आयन, है ना, इनको लाइगेंड्स कहा जाता है। ठीक, और इनको सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब तथ्य, ये जो भी इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना आप लोग समझिए, ठीक है, याद करिए, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं हम लोग अगले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जरूर समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल जाए। आपको सिंपल लैंग्वेज में, साधारण सा भाषा में ये सारे चैप्टर्स में आप लोगों को बताऊँगा, ये आप लोग यकीन रखिए। ठीक है, जो यूपी बोर्ड का होगा वो भी, और जो CBSE का होगा, ICSE का होगा, उसको भी समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।